अगर लास्ट क्लास के लिए देखें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्योरली सर्किट्स कंप्लीट किए थे ना, जैसे इंडक्टिव थे और कैपेसिटिव थे और रजिस्टिव थे। तो ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए थे। और मैं इसमें एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन आने वाले हैं तो इम्पोर्टेंट होगा। म्यूट कर लो सभी कोई। पहला हम लोगों ने देखा था प्योरली रजिस्टिव सर्किट, है ना। और प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या था, रेजिस्टेंस था और ये एक एसी सप्लाई था। और इस वाले में हम लोगों ने ये बोला था कि किसी भी टाइम टी पे रेजिस्टेंस आर है और करंट आई नॉट होगा, दैट विल बी पीक करंट एंड वी नॉट विल बी द पीक वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वो भी सेम होता है। एंड थर्ड ये है दैट वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई आर एम एस यूज़ किया जा सकता है। दूसरा चीज़, जो करंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर है, दोनों सेम फेज में होते हैं ना, उन दोनों के फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ था। सेकंड सेकंड इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या था कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसको मैंने एसी सर्किट एसी के साथ लगा दिया है, तो कैपेसिटर में क्या था, करंट लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो इसका फेजर अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा होगा, करंट जो है वो इधर होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होगा वो इस तरफ होगा, मतलब कि 90 डिग्री से करंट लीड करेगा। और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर वी नॉट इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज़, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो एक्स सी हम लोगों ने डिफाइन किया था। एक्स सी क्या है हमारा, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों में से कोई भी नाम यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में। तो एक्स सी इज इक्वल्स टू क्या था, 1/ओमेगा सी, ये वैल्यू था। और इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेट, जैसे v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से r के जगह पे हम लोग रेजिस्टेंस की जगह पे xc यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आई नॉट, ये पीक के लिए हो गया। अगर इस जगह पे मैं आर एम एस लिखूँगा तो ये भी हमारा आर एम एस के लिए भी आएगा। एंड थर्ड वन इज कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, कितने का है, π/2 का। तो लेट से अगर v इज इक्वल्स टू गिवन है v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट कितना होगा, करंट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि जो वोल्टेज का फेज जो भी है उससे π/2 बस ऐड कर लेना है उसमें, और कुछ नहीं करना, इतना सा हमें ध्यान रखना। और आई नॉट का वैल्यू होगा कितना, इधर से निकाल सकते हो आई नॉट का वैल्यू। ये हो गया प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली इंडक्टिव सर्किट देख लेते हैं। थर्ड था हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे इस वाले में करंट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो इसमें कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। जस्ट पोटेंशियल टेंशन पोटेंशियल पोटेंशियल, ये है एल इंडक्टर। करंट को हमेशा हम लोग है ना ज़ीरो फेज पे रखते हैं, और पोटेंशियल को हम लोग उसके हिसाब से π/2 ऐड करो या माइनस करो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी एल और इसमें π/2 होगा। तो इसमें भी वही चीज़ लिख सकता हूँ मैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इन टू, और इस जगह पे एक्सएल डिफाइन किया जाता है विच इज़ ओमेगा एल होता है, और इसको हम लोग इंडक्टिव रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्सएल। दूसरा आर एम एस के लिए वी नॉट या फिर वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। एंड थर्ड वन इज, अगर हमारा वोल्टेज v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है,
तो करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ऑफ, वोल्टेज में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो ये है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इतना सा हम लोग को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलेज वगैरह निकालते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम वगैरह तुम लोग को मैंने बोला था एक बार पढ़ करके आने के लिए, पढ़ा है ना सभी? हाँ सर हाँ। हाँ। अब कॉम्बिनेशन आने वाला है कि या तो तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होगा, या फिर तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर होगा, या फिर तुम्हारे पास एक इंडक्टर और कैपेसिटर होगा। अभी दो का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो एक में मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तुम बाकी तो तुम खुद ही कर लोगे, देखना बहुत ही आसान होता है अगर तुम्हारा फेजर डायग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। डेट है आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट विथ एन एसी सोर्स। ठीक है, आरसी सर्किट हम लोगों ने देखा है, कहाँ पे देखा है बताओ? कैपेसिटर वाले केस में है ना। और आरसी सर्किट वहाँ पे हम हाँ लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। लेकिन आरसी सर्किट वहाँ पे क्या था, बैटरी के साथ कनेक्टेड था। अभी जो है हम लोग एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करके इसको देखेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इसमें डिफरेंसेस आएंगे, उसको देखते हैं। लेट से हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और ये एक रजिस्टर है। म्यूट कर लो। और मैंने एक एसी सोर्स लिया है, इस जगह पर रजिस्टर आर और कैपेसिटर सी है। ठीक है, तो ऐसा कर लेता हूँ कि इसमें मैं करंट एज्यूम कर लेता हूँ, लेट कि इसमें जो करंट है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। ठीक है, प्लस फाइव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो फाइव से मैं बता देता हूँ, प्लस फाइव। तो लेट द करंट इन द सर्किट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये चीज़ होगा। क्या मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस रजिस्टर के अक्रॉस, उसको मैं सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कर सकता हूँ, है ना? तो वी एस इज इक्वल्स टू वी सी प्लस ऑफ वी आर। ये फेजर कैसे हुआ, अब यहाँ पे तुम्हें चमकेगा अच्छे तरीके से। याद करो एस एच एम में दो एस एच एम होते थे, है ना, और दो एस एच एम क्या करते थे, सुपर इम्पोज करते थे, और सुपर इम्पोज करते थे तो रिजल्टेंट एस एच एम क्या बोला जाता था कि ए वन प्लस ऑफ ए टू का एडिशन होगा, और ये वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, मैं सिंपल सा एडिशन लिख दिया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये वेक्टरली ऐड होता है, जैसे वहाँ पे हम लोग करते थे एस एच एम। तो इधर भी मुझे पहले VC और VR को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आई पता है, जस्ट अभी हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटिव प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हर एक काम किया है। तो मैं इस जगह पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस जगह पे VR लिख सकता हूँ। VR कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। याद करो रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता था, याद है ना? और कैपेसिटिव वाले में लिखूंगा तो मैं वी सी क्या लिखूंगा बोलो, आई नॉट इंटू एक्स सी और साइन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा फाइव। टी प्लस फाइव। अरे म्यूट कर लो। हाँ, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो ये करंट है और वोल्टेज होगा नीचे। तो क्योंकि ये इसका फेज है करंट का, तो जो भी करंट का फेज है उसमें कितना ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना, पाई बाई टू, तो पोटेंशियल मिलेगा मुझे, तो माइनस ऑफ पाई बाई टू देना पड़ेगा। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो।
अगर सबको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कंफर्टेबली। अब हमें पता है कि सोर्स के अक्रॉस जो होता है वो बी सी प्लस ऑफ वी आर होगा। वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैक्सिमा के लिए नहीं है, ये फॉर एनी टाइम, किसी भी टाइम के लिए इसको हम लोग सही बोल सकते हैं। तो सोर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल, मतलब कि यहाँ पे जो सोर्स होगा, ये सोर्स कौन सा पुट किया गया उसका फंक्शन मुझे निकालना है। तो वो हो जाएगा वी सी विच विल बी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ऑफ फाइव बाई टू एंड प्लस ऑफ वी आर। वी आर कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। वो साइनोसुडल वगैरह का फॉर्मूला वगैरह लगा करके साइन सी प्लस साइन डी वगैरह करके, है ना, उस तरीके से करना पड़ता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके। तो मैं इसको वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ। या फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बार करना है तो इसमें मैं फाई का वैल्यू एक बार जीरो पुट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को एक बार अच्छे तरीके से पता चल जाए। लेट फाई इज इक्वल्स टू जीरो, लेट फाई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर फाई जीरो हुआ तो बी एस कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड प्लस आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब चाहो तो तुम इसको कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं एक रेफरेंस बनाऊं, ये, तो इस रेफरेंस में ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितने पे है, आई नॉट इंटू आर पे है। तो आई नॉट इंटू आर किधर जाएगा, इस तरफ। ये हमारा आई नॉट इंटू आर। और ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितने पे, माइनस ऑफ पाई बाई टू पे। तो ये नीचे जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई टू, आई नॉट इंटू एक्स सी। तो ये किसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ये है पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ आरसी सर्किट। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो वी आर है और एक वी सी है। तो इसका रिजल्टेंट तुम्हें क्या दे देगा, वी एस का मैक्सिमम, है ना। दिस विल बी द सोर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा अल्फा। चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले याद दिलाता हूँ फेजर हम लोग करते कैसे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है तुम समझ पा रहे होगे। लेट से कि दो एस एच एम है, एक एस एच एम है एक्स वन से, इसको एक्स वन इज इक्वल्स टू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और दूसरा एस एच एम हो रहा है एक्स टू इज इक्वल्स टू फाइव साइन ओमेगा टी। तो बताना है कि तुम्हें रिजल्टेंट एस एच एम का क्या इक्वेशन होगा। तो फेजर डायग्राम बनाओ। पहला जो एम्पलीट्यूड है फाइव, वो कितने पे है, एंगल पे पाई बाई टू पे है। तो पाई बाई टू एंगल पे मैंने एक एम्पलीट्यूड दे दिया फाइव। ये दूसरा फाइव किस पे है, जीरो डिग्री पे है, तो जीरो डिग्री पे दे दिया मैंने फाइव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितने निकल गया मुझे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया हमारा, दैट इज रूट अंडर ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर विच इज फाइव रूट टू, एंड दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो मैं यहाँ पे एक्स आर पुट करूंगा। होता क्या है एक्स आर का फॉर्मूला, ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा। तो एक्स आर निकल के आ गया, ए आर का वैल्यू कितना है, फाइव रूट टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना है, दिस इज डेल्टा, जिस एंगल पे ये मैक्सिमम रिजल्टेंट बनाएगा, ठीक है। और मुझे रेफरेंस ऑलवेज ये वाला लेना है, सबसे लोएस्ट एंगल। ये रेफरेंस लिया जीरो से, तो ये एंगल से डेल्टा एंगल बन रहा है, और वो कितना एंगल हो जाएगा,
देख के पता चल रहा है, अगर टेन डेल्टा मैं लिखूँ यहाँ से तो टेन डेल्टा कितना आ जाएगा, पाई बाय फाइव विच इज इक्वल्स टू वन, तो 45 डिग्री। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर, और इसका वैल्यू मैं इस जगह पे पुट करूँगा। तो ये मेरा एक्स आर का वैल्यू निकल करता है, एक्स आर। बोलो समझ में आया या नहीं, हाँ समझे। या इस टाइप के कुछ और कराऊँ या फिर समझ में आ गया? नहीं नहीं समझे। है ना? समझे। हाँ, तो यही काम हम लोग है ना ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं फेजर डायग्राम से। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये काम हम लोग फेजर का काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये देखो जो एस एच एम का इक्वेशन बनते हुए तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा और ऐसा। इसमें क्योंकि अभी हमने फाइव जीरो लिया है, तो ये हमारा एडिशन हुआ दो लगा करके। तो इधर से मैं रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, डेट वी एस विल बी इक्वल्स टू इस सप्लाई का पीक पोटेंशियल विच इज वी एस नॉट, ठीक है। और फिर क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा आएगा। तो मुझे ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा चाहिए, क्या क्या चीज़ मुझे, दो चीज़ चाहिए यहाँ पे, एक ये चीज़ चाहिए और एक डेल्टा चाहिए। तो ये चीज़ तो तुम्हें मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा, रूट अंडर ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर से। और डेल्टा कितना मिलेगा, इसको अल्फा लिखा है मैंने, यहाँ पे डेल्टा लिखा देता हूँ। डेल्टा कितना आ जाएगा, टेन डेल्टा इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन वी आर। बोलो सही है ना? और डेल्टा, हाँ डेल्टा यहाँ पे प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, क्योंकि नीचे है तो माइनस होना चाहिए, बराबर है क्या? तो यहाँ पे डेल्टा को हम लोग माइनस में पुट करेंगे। चलो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा और बीसी वगैरह का। नीचे आते हैं हम लोग। तो क्योंकि फेजर हमेशा याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे जाकर के सिर्फ फेजर देखेंगे, इक्वेशन को देखेंगे ही नहीं। आई नॉट इंटू एक्स, ये तो आर ही है, इज बी आर, एंड आई नॉट इंटू एक्स सी इज इक्वल्स टू बी सी। और इसका रिजल्टेंट मुझे मिला था सोर्स का पीक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने लिखा दिस मच इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ मैं, वी आर का स्क्वायर विच इज आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। आई नॉट बाहर आ जाएगा और रूट अंडर क्या बचेगा, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स सी स्क्वायर। सो दिस विल बी वी एस नॉट। अब देखो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ रहा है, v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है ना, ये काइंड ऑफ उसी टाइप का फॉर्मूला आ रहा है, हाँ बराबर है क्या? तो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड। और जेड क्या होता है हमारा, जेड इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। और जेड को हाँ। मैं इधर पुट करूंगा रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स सी स्क्वायर। इसको हम लोग याद रखेंगे, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब जिस तरीके से एक्सी काम करता था या फिर जिस तरह से एक्सल काम करता था, अब अगर रजिस्टेंस और कैपेसिटर मिल गया है तो इसके जगह पे हम लोग एक रजिस्टेंस जेड से रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड। पहले हम लोग क्या लिखते थे, v इज इक्वल्स टू आई आर, फिर हम लोगों ने इसको क्या मॉडिफाई करा, v इज इक्वल्स टू एक्स सी, v इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी। और अब मॉडिफाई किया है v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, जो कि रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जेड कैसे निकालेंगे, जेड निकालने का तरीका ये है कि तुम रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस विच इज एक्सी का फेज एक साथ लो और फिर उसका रिजल्टेंट ले लो। क्योंकि देखो यहाँ पे आई नॉट जो है वो दोनों में मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है, और आई नॉट दोनों में मल्टीप्लाइड है। तो बेटर है कि आई नॉट को हटा लो, सिर्फ आर और सिर्फ एक्सी का तुम फेजर डायग्राम बनाओ, तो भी तो हमारा सेम ही आएगा फेजर डायग्राम।
हाँ है जी ना। सर। हाँ, तो हमेशा याद रखेंगे फेजर डायग्राम तुम चाहो वी के लिए बनाओ, चाहे तुम रेजिस्टेंस के लिए बनाओ, हमारा आंसर सेम आने वाला है एंगल के लिए। ठीक है, तो टेन डेल्टा चाहे तुम ऊपर से निकालो चाहे इस जगह से निकालो, दोनों के लिए सेम आ जाएगा। तो टेन डेल्टा आ कितना आ जाएगा, डेट विल बी एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, बराबर। समझ में आया। सर टेन डेल्टा नेगेटिव में। हाँ, माइनस साइन बाद में पुट करेंगे, अभी जब हम लोग इस जगह पे लिखते हैं उस समय पुट करें। तो अब क्या लिखूंगा मैं, डेट सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू पीक पोटेंशियल डिफरेंस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ डेल्टा। और पीक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, ऐसा। तो ये हमारा फाइनल सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकला। अब इसमें हम लोग क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पहला वी नॉट इज इक्वल्स टू पीक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड, इसको भी लगा सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जो वी नॉट है ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पीक सोर्स के क्रॉस। ठीक है, इंडिविजुअल मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम जेड यूज कर रहे हो ना, तो जेड पूरे सर्किट का है, और जेड सर्किट का होगा तो वी नॉट किसका होगा, सोर्स का होगा, पूरे सर्किट का वी नॉट। और वी आर एम एस भी उसी तरीके से, जेड तुमने लिया है तो वी आर एम एस भी उसी तरीके से आया, बराबर है क्या। अब फेजर डायग्राम की बात करेंगे, ये दो चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फेजर डायग्राम में हम लोग को बस इतना से याद रखना है कि अगर कभी भी तुम्हारा कैपेसिटर और रजिस्टर साथ में आया है तो ऑलवेज आर इधर आएगा और क्या होगा, एक्स सी इस तरफ आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तुम्हें क्या दे देगा, जेड impedance of the circuit, and this will be the delta. This is phasor diagram. ठीक है, तो इफेक्टिवली मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें याद क्या क्या रखना है। पहला चीज़ है ये चीज़ याद रख लो, ये याद रख लो, फेजर डायग्राम और ये चीज़, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो रिपीटेड है, तुम्हें याद रहेगा ही रहेगा। याद बस एक नया ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर। तो लेट्स से कि एक एसी सप्लाई है और एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस की है। जो सप्लाई है ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है, इफ आर इज इक्वल्स टू 100 ओम एंड सी इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय पाई माइक्रोफैरेड, तो पहला निकालना है फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा निकालना है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तीसरा निकालना है मैक्सिमम वोल्टेज across कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और लास्ट
जैसे फंक्शन ऑफ टाइम तो दिया नहीं है, तो फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते, ठीक है। इतना ही सॉल्व करो, इतना ही काफ़ी है। करो सॉल्व, ये 200 हाँ कर लो इसको, और फिर सॉल्व करो, पूरा सही आंसर आएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ कुछ चीज़ें पहले निकाल लेते हैं। जैसे एक्स सी निकाल लेते हैं, विच इज़ 1 अपॉन ओमेगा सी, निकाला ही होगा, कितना है ये 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स सी का वैल्यू? सर 100 100 ओम। एक्सी का वैल्यू 100 है। 100 आ गया, रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन है 100 ओम। तो अगर तुम्हें रेजिस्टेंस गिवन है तो इस तरफ हो जाएगा वी आर विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, और नीचे हाँ हो जाएगा तुम्हारा बी सी विच इज हाँ वी नॉट इंटू, अरे वी नॉट नहीं, I0 आई नॉट इंटू एक्स सी। to XC। अब इस जगह पे ये जो 200 और 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी है, 200 अगर इस तरीके से गिवन होगा तो दिस विल बी ऑलवेज वी आर एम एस, ये पीक नहीं होगा। यहाँ पे वी आर एम एस कितना दिया हुआ, दैट इज 200 वोल्ट। हाँ सर। तो एक तो पहले इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा और एक्स सी इधर हो जाएगा, दिस इज 100, दिस विल बी ऑल्सो 100, तो रिजल्टेंट आ जाएगा जेड विच इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, और जेड का वैल्यू कितना आएगा, रूट अंडर ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, हाँ 100√2। 100 जेड आ गया। अब हमें पता है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर एम एस इंटू जेड। RMS Z। तो वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस ये है वी आर एम एस जिस 200 हाँ इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू हाँ जेड, जेड का वैल्यू कितना 100 रूट 100। 2, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई आर एम एस कितना आया √2। हाँ तो आई नॉट कितना आ जाएगा, आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, √2। ये फॉर्मूला होता है। सर हाँ बोलो। सो 200/√2 आएगा ना सर, वो भी तो। क्या हुआ प्रॉब्लम, सो 200/√2 कौन सा आई आर एम एस, VRMS। वी आर एम एस 200/√2 क्यों होगा, मैंने तो पहले ही बता दिया ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 200, ये अगर इस तरीके से कभी भी लिखा हुआ है तो दिस मीन्स इट इज वी आर एम एस, ऑलवेज वी आर एम एस इसको लेना है। हाँ वी आर एम एस का वैल्यू पुट कर लिया, तो इधर से आई नॉट कितना आ जाएगा, आई नॉट विच इज मैक्सिमम या फिर पीक करंट विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस का वैल्यू पुट कर लो विच इज यहाँ पे √2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट आ गया 2, और अगर तुम्हें वी सी निकालना है, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करना होगा, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी, आई नॉट का वैल्यू है 2 और एक्स सी का वैल्यू है 100 विल बी 200 वोल्ट, और रजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आई नॉट इंटू आर विच विल बी इक्वल टू आई नॉट कितना 100, सॉरी 2 और इंटू 100, 200 वोल्ट। तो सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो मुझे क्या निकलेगा, पीक, पीक पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुमने ये लिया तो, सो दिस विल बी द सोर्स के क्रॉस पीक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि तुम्हें यहाँ पे वी आर एम एस दिया है, तो पीक कितना हो जाएगा, वी आर एम एस तुम्हें गिवन है दैट इज
200 और वी आर एम एस होता कितना है, वी नॉट बाई रूट टू। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, 200 √2। और अगर इसको तुम इस जगह से वेरीफाई करो तो भी आ रहा है वही चीज़। ये कितना आता है 200 और ये भी कितना है 200, तो ये कितना आ जा रहा है 200 √2। बात क्लियर है? हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक वोल्टेज सप्लाई दिया गया है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। इसका डायरेक्ट एक्सी गिवन है तुम्हें विच इज 4 एंड रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम का और एक सप्लाई दिया गया कुछ इस तरीके से, जिसमें कि V इज इक्वल्स टू दिया गया है 100 √2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2 बराबर। तो पूछा गया फाइंड I in the circuit as a function of time। सॉल्व करो इसको। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा बराबर। तो मैं थोड़ा सा पहले ऊपर लेकर के चलना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने बताया था फाई इज इक्वल्स टू 0 क्या था, ये रहा। इस जगह पे मैंने क्या किया था, फाई इज इक्वल्स टू 0 किया था। और अगर फाई 0 नहीं होता तो क्या होता, ये पूरा का पूरा जो चीज़ लिखा हुआ है, अगर फाई हमारा 30 डिग्री होता या 40 डिग्री होता, 50 डिग्री, कुछ भी डिग्री होता, तो इस पूरे एक्सिस को मुझे उतने एंगल से रोटेट कर देना पड़ता। ठीक है, मान लो कि फाई यहाँ पे होता, लेट फाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो इस पूरे फेजर को मुझे 30 डिग्री से रोटेट कर देना पड़ता। तो ये ऐसा फेजर दिखता है और इसका एक्सिस किधर होता, एक्सिस ऐसा। तो ये 30 डिग्री से रोटेट किया होता और इस तरफ होता आई नॉट इंटू आर और इस तरफ क्या होता है हमारा आई नॉट इंटू एक्सी। ऐसे करके लिखते हैं और फिर इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता और ये एंगल को हम लोग डेल्टा लेते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इतने झमेले में मत पढ़ो, इतने झमेले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस तरफ से भी कर सकते हैं। लेट से अगर फाई 0 नहीं होता हमारा तो क्या होता, तो मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखना पड़ता है। ये जो इक्वेशन लिखा है ना मैंने, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस इस तरीके से लिखना था इसको, बी एस नॉट साइन ओमेगा टी, पाई 0 नहीं है तो वहाँ पे 5 पुट करके रखेंगे बस, और प्लस ऑफ डेल्टा। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज फेजर डायग्राम ऐसा बनाएंगे और जो भी फेज गिवन है इसका ऊपर वाले का, ये फेज गिवन था, ये फेज में हम लोग उस डेल्टा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑलवेज। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ, इस फेज में ही हम लोग डेल्टा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भूल जाओ कि अभी फेज वगैरह कुछ है, हम लोग एक नॉर्मल चीज़ें बनाएंगे। तो इस तरफ हो जाएगा रजिस्टर, बिल्कुल सही, और इस तरफ हो जाएगा कैपेसिटर, बिल्कुल सही, एक्सी। इसका रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, इधर आ जाएगा। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ऊपर अगर चेक करो तो आर का वैल्यू 3 है और एक्स का वैल्यू कितना है 4 है। तो इम्पिडेंस कितना आ जाएगा जेड, दैट विल बी रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर विच इज 5। तो दिस विल बी द डेल्टा, और डेल्टा हमारा नेगेटिव में आने वाला। 10 डेल्टा कितना हो जाएगा,
टेन डेल्टा कितना होगा बोलो? 4/3 ना। 4/3 सो डेल्टा इज इक्वल टू 53 डिग्री 53। बराबर। अब जो भी अंदर फेज लिखा हुआ है उसमें या तो मुझे ऐड करना है 50 डिग्री 53 डिग्री, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे पता कैसे चलेगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट? तो देखो, जो रेजिस्टेंस था उसका पोटेंशियल का फेज और जो करंट था उसका फेज ऑलवेज सेम होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि करंट वाले को है ना ऑलवेज एक्स एक्सिस पे रखेंगे या फिर जीरो फेज पे रखेंगे, जो कि रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। और इधर है तुम्हारा एक्सी, और एक्सी बोल लो या फिर वीसी बोल लो, बात तो एक ही है। फेजर डायग्राम पे बस रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, है ना। दिस इज पी नॉट, मतलब रजिस्टर के क्रॉस, और इसी का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे क्या दे देगा? सोर्स के क्रॉस देगा। तो ये सोर्स के क्रॉस निकल गया पी एस नॉट। तो करंट और सोर्स के अक्रॉस जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? डेल्टा 53 डिग्री। अब मुझे पता चल गया कि अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो उसमें तुम क्या करो? ऐड करो, क्योंकि करंट इसमें क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुझे V अक्रॉस सोर्स गिवन है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो हम लोग आई नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा। V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं। V नॉट कितना गिवन था? आई थिंक 200√2 था या 100√2? 100√2। आई नॉट जो कि हमें निकालना है, और जेड का वैल्यू है 5। आई नॉट कितना हो जाएगा? 20√2। 20√2। अब आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका पहले फेज लिख लो, जो भी चीज़ है। ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2 था फेज, और उसमें कितना ऐड करना है मुझे? ये एंगल विच इज 53 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? आई नॉट का वैल्यू बस इधर पुट कर देना। हेलो हाँ बोलो। सर, वो ऐड कैसे किए एक बार फिर से बताइए ना। ये है सोर्स का और ये है करंट का। कौन लीड कर रहा है? सोर्स लीड कर रहा है या करंट? करंट। करंट लीड कर रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल है 53 डिग्री। इसका फेज कितना? इसका फेज है ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका फेज कैसे निकलेगा? प्लस करना पड़ेगा। हाँ, समझे समझे। कितनी समझ में आया? हाँ चलो अब सर। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसी में अगर तुम्हें कैपेसिटर के क्रॉस या फिर तुम्हें रजिस्टर के क्रॉस V पूछता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। बस तुम्हें रजिस्टर में तो कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें XC वाले में क्या करना पड़ेगा? इतना सा एंगल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज तुम्हें ऑलरेडी पता है, एंड ये जो होता है तुम्हारा सोर्स का होता है। तो कैपेसिटर के निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 37 डिग्री बस माइनस करना पड़ेगा। बराबर है क्या? तो कैपेसिटर के क्रॉस कितना हाँ, हो जाएगा? that VC is equals to V naught C sin of omega t minus π/2 minus of 37 डिग्री। और V naught C तुम निकाल सकते हो, विच इज I naught इंटू एक्स सी। आई नॉट का वैल्यू कितना है? दिस मच 20√2। और एक्स सी का वैल्यू कितना है? एक्स सी कितना दिया था? 4 था ना? 4। 4। बस वैल्यूज को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, और इस बार देखते हैं LR सीरीज सर्किट। कहीं पे भी इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताते हैं, तो सिंपल क्या करते हैं, LCR सर्किट बताते हैं डायरेक्ट। और LCR सर्किट में
हर एक चीज़ को एक एक करके ज़ीरो कर लेते हैं। एल को ज़ीरो कर लिया तो क्या बन गया, आरसी सर्किट बन गया, बराबर। और दूसरी बार फिर सी को ज़ीरो कर लिया, एलआर सर्किट बन गया। तो उसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। जब तक कि मैं प्योरली सर्किट से स्टार्ट ना करूँ तब तक तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। अब ये वाला चीज़ जो है तुम आराम से कर सकते हो, तो मैंने पहला समझा दिया ना। तो एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है। रजिस्टर है और इसको मैंने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और एसी सोर्स हम लोग ऑलवेज करंट वाला ले लेते हैं, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई भी ले सकते हैं। अभी ओमेगा टी रखो, थोड़ा आसान होगा हमारे लिए समझ पाना। रेजिस्टेंस, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डेट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंडक्टर के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस, किसी भी टाइम पे मैं बोल सकता हूँ दोनों का समीशन सोर्स के बराबर होगा। पहले तो ये बताओ इंडक्टर के क्रॉस होगा कितना, फेजर बताओ, फेजर डायग्राम। कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो रजिस्टर का तो इधर होगा आई नॉट इंटू आर, और इंडक्टर का ऊपर होगा पाई बाई टू से लीड करता है ऑलवेज। दिस विल बी आई नॉट इंटू एक्सएल। और ये है क्या चीज़, ये एल के क्रॉस है और ये आर के क्रॉस है। इसी का रिजल्टेंट तुम्हें क्या दे देगा, सोर्स के क्रॉस दे देगा। ये इसका फेजर डायग्राम बना दिया है मैंने। सो दिस इज सोर्स के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस विल बी द डेल्टा। सबसे पहला ही काम हमें यही करना है, फेजर डायग्राम। अगर तुमने फेजर डायग्राम बनाया तो समझ लो अब आसानी से तुम्हारा काम हो जाएगा। सो एल के क्रॉस कितना हो जाएगा, वी नॉट एल साइन, ये क्या है, वी नॉट एल है मतलब मैक्सिमम वाला, और ये वी नॉट आर साइन, जो भी चीज़ ये फेज है, क्योंकि ये वाला जो फेज होता है वो करंट वाला होता है, इसी में करंट है तुम्हारा, तो करंट से पाई बाई टू लीड कर रहा है, तो जो भी करंट का फेज है उसमें ऐड कर लेना है मुझे बस। बोलो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और आर के क्रॉस कितना हो जाएगा, वी नॉट आर साइन ऑफ ओमेगा टी, सेम फेज में। मुझे इस जगह पे रिजल्टेंट निकालना है, सोर्स के क्रॉस कितना होगा। सो दिस विल बी वी एस इज इक्वल्स टू वी एल प्लस ऑफ वी आर, दोनों के वैल्यूज को पुट कर लो, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंड प्लस ऑफ वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। वी नॉट आई एल का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, जगह आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंड प्लस आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। अब ये फेजर डायग्राम बन गया, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि इतना जो एम्पलीट्यूड है वो कितने एंगल पे, पाई बाई टू, और इतना जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो एंगल पे। तो वही चीज़ एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखा गया है, दिस एम्पलीट्यूड इज एट जीरो एंड दिस एम्पलीट्यूड इज एट पाई बाई टू पे। तो इसका रिजल्टेंट तुम्हें क्या दे देगा, वी एस। सो वी एस इज इक्वल्स टू, जो जनरल इक्वेशन होगा, वी नॉट एस साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा, ये होने वाला है। तो मुझे इसमें निकालना क्या क्या चीज़ है, दो चीज़ें निकालना है। फेजर में हमेशा दो चीज़ निकालना होता है, एक वी नॉट एस और एक डेल्टा, एम्पलीट्यूड एंड एंगल, ये दो चीज़ निकालना होता है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वी नॉट एस विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट एल का होल स्क्वायर, विच विल बी रूट अंडर ऑफ वी आर का स्क्वायर करो आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस
I naught into XL का होल स्क्वायर विच विल बी रूट अंडर ऑफ I naught को कॉमन ले लेंगे I naught बाहर आ गया रूट अंडर ऑफ R square plus of XL square. So this is the peak potential difference across the source. Peak potential difference across the source. और इसी को हम लोग Z बोलते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. Z आ जाएगा रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर. इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. जिसमें कि Z हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. रजिस्टर इस तरफ होगा, XL इस तरफ होगा और इसका रिजल्टेंट तुम्हें Z देगा. इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. और ये जो डेल्टा होगा वो टेन डेल्टा कितना आ जाएगा? टेन डेल्टा विल बी इक्वल्स टू XL बाय R. बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले लगा सकते हैं हम लोग? पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू जेड. सोर्स के क्रॉस लिया तो जेड लेंगे. दूसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं? BRMS वाला फॉर्मूला. सोर्स के क्रॉस इज इक्वल्स टू IRMS इनटू जेड. और क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के क्रॉस चाहिए पीक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इंडक्टर के क्रॉस पीक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू आई नॉट इनटू जेड के जगह पे लिखेंगे अब XL. बराबर है क्या? तो बस मेरा फॉर्मूला निकल हाँ गया. सर. फाइनल सोर्स के क्रॉस जो लिखना होगा मुझे वो ऐसा लिखा जाएगा. दैट विल बी आई नॉट इनटू जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. डेल्टा कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स XL बाय R. ठीक है. और जेड का वैल्यू हमें पता है. चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसको. मान लो कि हमारे पास LR सर्किट है और AC सोर्स है. L और R दिया हुआ है. वैल्यूज कुछ भी मैंने 9/100 पाई एंड रेजिस्टेंस इज 12 ओम. ठीक है. और इसको कनेक्ट किया गया है 225 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से. तो कैलकुलेट करना है फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. दूसरा पीक करंट इन द सर्किट. तीसरा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the inductor. और last phase difference between circuit current and source
पोटेंशियल। चलो सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या क्या हमें दे रखा है, हमें सबसे पहले एल का वैल्यू दे रखा है, आर दे रखा है, तो इससे मैं एक्स एल निकाल लेता हूँ। एक्स एल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, और अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँगा यहाँ पे तो ये आता है 9 ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम का। तो फेजर बना लेते हैं इसका। ये रेजिस्टेंस इस तरफ, और एक्सएल ऑलवेज ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, डेट विल बी जेड, और ये होगा एंगल डेल्टा। तो जेड कितना आ जाएगा, 15 रूट अंडर ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 15 ओम। तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आ गया 15। अब इस जगह पे ये जो 225 गिवन था वो क्या था, वी आर एम एस था, VRMS 225 वोल्ट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड। इनका इधर हाँ सर, वी आर एम एस कितना ये है, 15 एम्पेयर है। 225, आई आर एम एस टीम आरएमएस। और जेड का वैल्यू 15। हाँ सर, तो आई आर एम एस कितना आ गया, 15 एम्पियर। एम्पियर। अब अगर पीक करंट निकालना है तो उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 15 हाँ √2। ये आ गया आई नॉट। और क्या बोला था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट का वैल्यू कितना निकाला अभी हम लोगों ने, 15 √2, और एक्सएल का वैल्यू कितना है, 9। ये पुट कर लिया तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया। इसके बाद क्या निकालना है मुझे, फेज डिफरेंस बिटवीन द सर्किट करंट। तो सर्किट करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के तरफ होता है, फेजर में हम लोग ऐसा लेते हैं। और सोर्स का पोटेंशियल, सोर्स का पोटेंशियल हमेशा जेड की तरफ रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस चाहिए। तो 10 डेल्टा निकाल लो इधर से, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल का वैल्यू कितना है, 9, और आर कितना है, 3 by ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू 9 बाय। हाँ सर, समझ में आया। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आते हैं एलसी सर्किट में, एलसी सीरीज सर्किट। एलसी सीरीज सर्किट। तो एलसी सीरीज सर्किट में क्या होगा, हमारे पास एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होगा। तो ये एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर, और इसको मैंने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी मैं वापस से इसमें क्या लूँगा, एक करंट सोर्स लूँगा। तो I इज इक्वल्स टू होगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। फाई को हम लोग अभी ज़ीरो लेकर के चल लेते हैं, बाद में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन इस सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बोल सकते हैं। तो अगर तुम्हें याद होगा तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो एक करंट का मैं बना लेता हूँ इस जगह पे, और उसी के हिसाब से मैं दूसरा बनाऊंगा विच इज एक्स एल, सॉरी एक्सी,
और आई नॉट इंटू एक्स क्या दे देगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये ऊपर होगा इंडक्टर का। तो हमारा फेजर डायग्राम बन करके रेडी है। तो करंट का हमें जो भी फेज गिवन है उसमें π/2 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी नॉट एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। और जितना भी फेज गिवन है करंट का उसमें माइनस करूंगा π/2 तो मुझे कैपेसिटर के क्रॉस मिलेगा। और मुझे सोर्स के क्रॉस चाहिए तो वी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एल प्लस ऑफ बी सी। और इन दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, दैट विल वी नॉट एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस ऑफ बी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2। तो इधर से मेरे पास क्या निकल के आएगा, दोनों के वैल्यूज को भी पुट कर लेता हूँ, वी नॉट एल का आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एंड प्लस आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये हमारा सोर्स के क्रॉस है। अब सोर्स के क्रॉस किस तरीके से फंक्शन में आएगा, वी नॉट एस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा, ये आएगा। तो मुझे इसमें दो चीज़ निकालना है, पहला चीज़ तो ये वी नॉट एस पीक और फेज, ये दोनों चीज़ निकालना है। तो जैसा कि मैंने इसका फेजर डायग्राम पहले ही बना लिया है और ये हमारा करंट का और ये हमारा वी नॉट एल का और इस डायरेक्शन में वी नॉट सी का। तो दोनों में से कोई एक बड़ा तो होगा ही, है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर ये कौन सा बड़ा है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, मैं पहला केस एज्यूम कर लेता हूँ, इफ एक्स नॉट एल इज ग्रेटर देन एक्स नॉट सी। इसका मतलब ये है कि दोनों को अगर आई नॉट से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी। ठीक है, तो ये चीज़ है पहला केस, फर्स्ट केस। अगर ऐसा हुआ तो फेजर डायग्राम में रिजल्टेंट जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा और ऊपर हो कितना जाएगा, वी नॉट एल माइनस ऑफ वी नॉट सी। और ये है सिर्फ करंट। तो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, सोर्स का मैक्सिमम। और इसमें कौन लीड कर रहा है, सोर्स लीड कर रहा है करंट से π/2 आगे। सो वी नॉट एस इज इक्वल्स टू वी नॉट एल माइनस ऑफ वी नॉट सी। दोनों के वैल्यूज को पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी। तो इस बार हमारा इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट कितना निकल के आया, एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी। समझ में आया क्या, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आया हमारा एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी। तो हम लोग इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड। दूसरा वी आर एम एस लगा सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड। और अगर किसी के अक्रॉस तुम्हें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा जैसे इंडक्टर है तो आई नॉट इंटू एक्सएल हम लोग लिखेंगे। ये हमारा जेड हो गया। तो सोर्स के क्रॉस कितना लिखा जाएगा, डेल्टा यहाँ पे कितना आ गया, डेल्टा आ गया π/2। तो इसे ऐसे लिखा जाएगा आई नॉट, इसको रेस कर लेता हूँ, सोर्स के क्रॉस वी नॉट एस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। और इसको वी नॉट एस को मैं लिखूंगा दिस मच विच इज आई नॉट एक्सएल माइनस ऑफ एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यह है।
और हमें पता है दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि अगर सेकेंड केस में इफ एक्स एल छोटा है और एक्स सी बड़ा है, ऐसा है, तो सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा एक्सएल एक्स सी माइनस ऑफ एक्सएल, और ये होगा करंट का फेज। तो उससे कितना होगा माइनस ऑफ पाई बाई टू, जो कि हम लोगों ने ऊपर कुछ इस तरीके से डिनोट किया था, वी नॉट सी माइनस ऑफ वी नॉट एल। तो सोर्स के क्रॉस कैसा लिखा जाएगा, सोर्स के क्रॉस लिखा जाएगा जेड अभी भी वही होगा, जेड अभी भी वही होगा, लेकिन एक्स सी माइनस ऑफ एक्सएल लिखा जाएगा जेड, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस ऑफ एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी। अब क्योंकि करंट अब लीड कर रहा है और सोर्स का पोटेंशियल जो है वो लैग कर रहा है, माइनस ऑफ पाई बाई टू लिखना होगा। इस जगह पे क्या लिखा मैंने, प्लस लिखा, इस जगह पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो ये हमारा कैपेसिटर वाला हो गया। इसमें चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इजी। लेट्स से तुम्हें गिवन है एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, और तुम्हें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। सर्किट में करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, और इधर ये C है और ये L है। एक्स सी का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 4, एंड एक्स एल, सॉरी एक्स एल तो दे दिया, एक्स सी का वैल्यू दे रखा है लेट से 8। तो पूछा गया फाइंड पोटेंशियल ऑफ सोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है। दूसरा ये निकाल लो, इसी में सारा चीज आ जाएगा, नहीं निकालो, सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे हम लोग, है ना। तो करंट का मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया। क्यों डॉटेड से बनाया, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, रेजिस्टेंस होता तो इसको पूरा सॉलिड लाइन से बनाते। और ऊपर के डायरेक्शन में होगा एक्स एल और नीचे के डायरेक्शन में होगा एक्स सी। कौन मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, और इस तरफ ऑलवेज करंट का होगा। मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है तुम्हारा एक्स सी विच इज़ 8 एंड दिस इज 4, तो रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा एक्स सी माइनस ऑफ एक्स एल, दिस विल बी द जेड इम्पिडेंस। जेड का वैल्यू कितना आ गया, एक्स सी माइनस ऑफ एक्स एल विच इज 8 माइनस ऑफ 4, 4 ओम आ गया जेड। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, पीक वोल्टेज, सो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड होता है फॉर्मूला। सो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू 2 एम्पियर है, ये गिवन है, और जेड का वैल्यू निकल चुका है 4, दैट इज 8 वोल्ट आ जाएगा। ये 8 वोल्ट आ गया हमारे पास। तो अब ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो मेरे पास अगर करंट का गिवन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स का निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा पाई बाई 2। तो ये है हमारा सोर्स का, ठीक है। क्या आ जाएगा, सो वी एस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा। वी नॉट का वैल्यू कितना है 8, ये सोर्स का निकाल रहा हूँ मैं, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो जो भी फेज गिवन है, ये फेज गिवन है, तो ये जो भी फेज गिवन है उसमें डेल्टा ऐड करना है।
इस जगह पे ऐसा लिखना था, कितना है फेज, पाई/3 प्लस डेल्टा, और डेल्टा इस बार नेगेटिव है। डेल्टा कितना वैल्यू है, माइनस हो जाएगा पाई/2, क्योंकि करंट का मुझे फेज पता था, मुझे सोर्स का फेज निकालना है, माइनस में आएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा 90, और 90 में से 60 जाएगा, 30 हो -5/6। माइनस 5/6, ये आ जाएगा आंसर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा चीज है चोक कॉइल, उसको समझते हैं। चोक कॉइल जानते हो क्या होता है? नहीं सर। आ, ट्यूबलाइट देखा है ना? हाँ ट्यूबलाइट में एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, चोक लगा होता है, उसको चोक कॉइल के नाम से ही बोलते हैं। ये ऐसे ट्यूबलाइट होता है ना, इस जगह पे एक छोटा सा, हाँ यस सर। है ना, ये लगा, यस यस यस। सर। हाँ 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 हाँ। इसको हम लोग चोक कॉइल बोलते हैं, और इस जगह पे मरकरी लगा वाइट होता है। कलर का। हाँ, अभी तो नहीं आता है, आजकल तो सारे एलईडी वगैरह हो गए। इसको हम लोग हाँ चोक कॉइल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका फंक्शन क्या है और काम क्या है, हम लोग उसको पहले समझते हैं, फिर चोक कॉइल समझ में आएगा। लेट्स से कि मेरे पास एक बल्ब है, से मेरे पास एक बल्ब है, और बल्ब जो है वो 100 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई को झेल सकता है। मान लो अगर तुम्हारे पास 200 वोल्ट का सप्लाई है, तो बल्ब से तुम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो, फ्यूज हो जाएगा। बराबर समझ में आया? लेकिन फिर भी तुम्हें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करना है तो तुम ऐसा करो कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी तरीके से इसके क्रॉस डिक्रीज करा दो। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कराने के दो तरीके हैं मेरे पास, कि तुम एक रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पे, है ना, एक रेजिस्टेंस लगा दो, ताकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बढ़ जाए और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के क्रॉस आ जाए, तो दोनों का समेशन हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स के क्रॉस। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस बल्ब को ऑन कर लिया। तो पहला क्या तरीका है, यूज रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रेजिस्टेंस यूज करता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो देता है बल्ब के क्रॉस, लेकिन ये एनर्जी भी यूज कर लेता है। बराबर है कि नहीं? हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होते रहता है, गर्म होते रहता है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो लॉस ऑफ हीट वर्क फायदा नहीं है मेरे लिए। लेकिन एक और तरीका है जिससे कि हम लोग ये काम भी कर सकते हैं और एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। वो कौन सा तरीका है, यूज ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल में हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्टर लेते हैं, इस तरीके से एक इंडक्टर लेते हैं, और उसको मैं एक बल्ब के साथ अब कनेक्ट कर दूंगा। तो इसको अगर मैं एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, डीसी से नहीं, इंडक्टर को अगर डीसी से अगर कनेक्ट करूंगा, तो इन्फानाइट टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसी इंडक्टर को मैं हाँ अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करूं, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और उन दोनों का समेशन सोर्स के अक्रॉस होगा। तो इस तरीके से तुमने बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कम भी कर लिया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब डिक्रीज भी कर लिया, और दूसरा चीज एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ, नो लॉस ऑफ एनर्जी।
बोलो क्यों नहीं लॉस हुआ? क्योंकि तुम इंडक्टर यूज कर रहे हो ना। इंडक्टर क्या करता है, पहले एनर्जी को स्टोर कर लेता है, फिर सप्लाई कर देता है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है। तो बात ये है कि चोक कॉइल हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो ये बेनिफिट है चोक कॉइल यूज़ करने का। तो अगर तुमसे पूछा जाए चोक कॉइल होता क्या है और डिफरेंस क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब किसी किसी जगह पे कैपेसिटिव भी यूज़ कर लेते हैं, इंडक्टर भी यूज़ कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस जो जनरली हमारे घर में वायर्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, चाहे तुम कोई भी गोल्ड ही क्यों ना यूज़ कर लो, थोड़ा ना थोड़ा माइन्यूट रेजिस्टेंस होता ही है। तो ये जो है एक LR सर्किट बन जाता है। थोड़ा हीट लॉस होता है, लेकिन कंपेयर टू दिस वन उतना हीट का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। यस सर। तो चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं चोक कॉइल पे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक चोक कॉइल है जिसको ऑपरेट करना, मैं सेंटेंस में लिखता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ए चोक कॉइल is needed to operate an arc lamp। समझते जाना जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ। एट 160 वोल्ट, और ये RMS वाला दिया हुआ, एंड 50 हर्ट्ज। बराबर। द आर्क लैम्प हैज एन रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम दे रखा है, व्हेन रनिंग ऑफ 10 एम्पियर करंट। टेन एम्पियर, और ये भी RMS है, 10 एम्पियर। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल। चलो सॉल्व करो इतना ही, जिसमें सेकंड पार्ट भी है दे देता हूँ कि इफ द सेम आर्क लैम्प, if the same arc lamp is to be operated on 160 volt DC supply, ठीक है। तो what additional resistance is required? is required, ठीक है, निकालो। तो देखो, इसका कुछ मैं डायग्राम इस तरीके से बनाऊंगा। चोक कॉइल है मेरे पास एक, तो ये एक इंडक्टर लगा दिया, और मेरे पास एक आर्क लैम्प है जो कि इस तरीके से बना दिया। बेसिकली आर्क लैम्प रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एक AC सप्लाई लगाया हुआ है, तो इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा BL, और इसके क्रॉस VR, वो सोर्स के क्रॉस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेट जो VS होगा
और ये जो वी आर होगा और ये जो वी एल होगा वो किस तरीके से एसोसिएटेड होगा, रेजिस्टेंस वाला इस तरफ हो जाएगा वी आर और ये आ जाएगा वी एल, ऊपर आएगा सॉरी, वी एल इंडक्टर है ऊपर आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या देगा, वी एस देगा, ये तुम्हें वी एस देगा। तो वी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो करेक्ट रिलेशन ये होता है, कभी भी ऐसा मत करना कि वी एस इज इक्वल्स टू वी एल प्लस और वी आर कर दिया, नहीं ये गलत है। ये फेजर जब हम लोग करते हैं तो फेजर में इस तरीके से लिखते हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में है, ध्यान रखना। तो ये मैग्नीट्यूड वाला है, तो गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आंसर तुम्हारे गलत आ जाएंगे। तो सर आपने तो क्या बोले, बार रिपीट कीजिए प्लीज पे। ये जो चीज़ मैंने लिखा है ऊपर, जितने भी काम करें ये फेजर के लिए लिखा है, दिस इज ओनली फॉर फेजर, वैलिड है ये। और ये जो चीज़ लिखा है ये उसके पीक के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन है, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का कंपैरिजन है। तो तुम ये कभी भी फॉर्मूला अप्लाई मत करना, ये तभी अप्लाई करना जब फेजर तुम्हें लगाना हो तो, और ये पीक के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ सर। तो ये कभी मत सोच लेना इस तरीके से, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो वी एस जो है वो कितना होगा, अब देखो वो कितना है, जो रजिस्टेंस है वो तुम्हें गिवन है, डेट इज 5 ओम गिवन है, और करंट कितना 10 एम्पियर जा सकता है। तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर मैं बी अक्रॉस आर निकालूंगा डेट विल बी 10 × 5 विच विल बी 50, और सोर्स के क्रॉस कितना दे रखा है आर एम एस विच इज 160 वोल्ट। 160। तो इधर से क्या वी एल आ जाएगा उस तरीके से, हाँ वी सर। एल विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ वी इज 152 स्क्वायर वोल्ट। माइनस वी आर का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 160 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 152 152 आ रहा है, 152 वोल्ट आ गया। और अगर ये हमारा 152 वोल्ट आया है तो दिस इज मैक्सिमम है ना, ये आर एम एस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू एक्स, आई आर एम एस, बेसिकली ये सभी वैल्यूज आर एम एस वाले हैं, ये सभी आर एम एस वाले हैं, तो ये भी हमें आर एम एस ही मिलेगा ना। तो आई आर एम एस इंटू क्या लेंगे, बोलो पी के एल के क्रॉस ना, तो एक्सएल लेंगे इज इक्वल्स टू पी एल, ये आर एम एस वाला था। तो इधर से आई आर एम एस तुम्हें गिवन है, डेट वॉज 10, आई आर एम एस गिवन था मुझे 10, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, तो इधर से एक्सएल आ जाएगा, है ना। एक्सएल का वैल्यू आ हाँ जाएगा, सर। तो एक्सएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, मेगा एल। इसको पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू वी एल डिवाइड बाय आई आर एम एस, सो एल इज इक्वल्स टू वी एल डिवाइडेड बाय ओमेगा आई आर एम एस। सभी के वैल्यूज को पुट करो तो एल तुम्हारा आ जाएगा 152 है ऊपर, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 50, और आई आर एम एस 10, इसको कैलकुलेट करो 4.84 इंटू 10⁻⁻² हर्ज के आसपास में है। ये हमारा एल निकल के आ गया। दूसरा कैलकुलेशन क्या करने बोला था कि अगर हमारे पास एक डीसी सप्लाई होता और इसको बल्ब के साथ कनेक्ट करा होता, तो बताओ कितना रेजिस्टेंस मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ती। तो ये 160 वोल्ट अभी भी दिया गया, तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इसको मान लो, स्मॉल आर इसको ले लो, तो कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर, और V कितना है 160, और I कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 5 प्लस ऑफ स्मॉल आर, प्लस तो आर। स्मॉल आर कितना आ जाएगा 11 ओम।
तो रेजिस्टेंस मुझे हाँ इतना लगाने का ज़रूरत पड़ता डीसी सप्लाई के लिए। तो देखो इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है लेकिन इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। समझ में आ गया? हाँ सर हाँ। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब लास्ट है दैट इज एलसीआर सर्किट। LCR सीरीज सर्किट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्या? नहीं, इसके बाद एक पावर है, वो लास्ट है, और एक थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, छोटा छोटा चीज़ है और कुछ नहीं। तो LCR सर्किट में क्या है कि हमारे पास अब L भी होंगे, R भी होंगे और C भी होंगे। तो अब इसमें सोचना ही नहीं है। कैपेसिटर और ये हमारे पास सोर्स। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी रख लेता हूँ मैं। I इज इक्वल्स टू, अगर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है तो रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। रजिस्टर के क्रॉस कितना हो जाएगा बोलो? आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि रजिस्टर और करंट सेम फेज में होता है। कैपेसिटर के लिए कितना लिखेंगे? आई नॉट इंटू एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी, और कितना होगा जो भी फेज लिखा है उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है। जितना ऊपर चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी का एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है एक ही साथ। और इंडक्टर वाले में पोटेंशियल लीड करता है, आ जाएगा प्लस पाई बाई टू। और अब फेजर की बारी आई कि इसके क्रॉस समेशन इक्वल कर दो, बी आर के क्रॉस प्लस बी एल के क्रॉस प्लस बी सी के क्रॉस। और इसका वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा ये कुछ ऐसा आएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वी एल, एल का है आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई टू एंड प्लस आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इधर से मुझे रिजल्टेंट मिलता है, सो वी एस पी नॉट एस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आएगा। मुझे इसमें दो चीज़ निकालना है, एक वी नॉट एस निकालना है, सोर्स का पीक पोटेंशियल, और फेज डिफरेंस कितना होगा। तो इसे देखो, ये कितने पे है? 0 पे। तो दिस इज आई नॉट इंटू आर, ये कितने पे? पाई बाई टू पे। सब कुछ तुम्हें पता ही है, बस उसको पुट करना है। इंडक्टर हमेशा ऊपर होता है, ये याद रख लो, और जो करंट कैपेसिटर होता है वो हमेशा नीचे होता है, इसे याद कर लो। अब दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा हो सकता है, हमें तो पता है नहीं कौन सा ज़्यादा है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, सी है। अगर ऐसा है तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये आई नॉट इंटू आर, और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा आई नॉट एक्सएल माइनस ऑफ एक्सएल, तो रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। और इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या है? ये सब जो लिखा था दिस वाज वी नॉट एल, और ये क्या था? वी नॉट सी, और ये वी नॉट आर, तो ये हो जाएगा वी नॉट एस, ये है वी नॉट आर, और ये है रिजल्टेंट जो भी है, तो ये हो जाएगा डेल्टा। बस रिपीट हो रहा है हर एक चीज़, देखते जाओ। तो वी नॉट हाँ एस कितना बोला जाएगा? रूट अंडर ऑफ आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आई नॉट एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। आई नॉट को बाहर निकाल लो तो अंदर कितना बचेगा? रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी वी नॉट एस।
तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट कितना निकल कर आया, जेड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? हाँ सर हाँ। जेड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आया। तो जेड इम्पिडेंस अगर निकालना हो ना तो ऐसे करेंगे हम लोग डायरेक्टली कि इस डायरेक्शन में है तुम्हारा आर, इस तरफ हो जाएगा क्योंकि इंडक्टर ज़्यादा है तो एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी करेंगे, और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा दिस विल बी द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जेड, और ये होगा डेल्टा। ठीक है, अब इस जगह पे टेन डेल्टा कितना आ जाएगा, टेन डेल्टा विल बी इक्वल्स टू एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी डिवाइडेड बाय आर। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल बच्चों वाली हो गई, अगर तुम्हें सेम। हाँ एग्जैक्टली वही सब काम करना है। और दूसरा चीज़ है कि अगर तुम्हारा एक्सी बड़ा हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो जेड क्या हो जाएगा, जेड विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी स्क्वायर। अभी भी वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर माइनस डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फेजर चेंज हो जाएगा। फेजर में क्या आ जाएगा, आर इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा एक्स सी माइनस ऑफ एक्सएल, और रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ आएगा, दिस विल बी जेड। तो पहले जो था डेल्टा पॉजिटिव आ रहा था और अब डेल्टा क्या आ रहा है, नेगेटिव, और इसमें डेल्टा क्या था, पॉजिटिव था। बस इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों में, और अभी भी वी नॉट एस का वैल्यू उतना ही होगा, आई नॉट रूट अंडर ऑफ, जो भी जेड लिख लेता हूँ ना, जेड। समझ में आया? हाँ सर। चलो कुछ खास है नहीं, सेम है। हाँ सेम ही है। इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि करंट दे रखा है तुम्हें विच इज 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, और ये रेजिस्टेंस इंडक्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया। इसको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया 4 ओम, और ये एक्सएल है और ये एक्सी है। एक्सी का वैल्यू दिया गया है 12 ओम और एक्सएल का वैल्यू दिया गया है 9 ओम। तो पूछा गया फाइंड सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। क्या करंट का तुम्हें दे रखा है 5 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। दूसरा तुम्हें इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। सॉल्व करो। तो पहले मैं इसका फेजर बना लेता हूँ, और फेजर देख करके पता चल रहा है इस डायरेक्शन में आर है, नीचे के डायरेक्शन में एक्स सी बड़ा है और एक्सएल छोटा है। सभी के वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 4, ये 4 है, ये 9 है और ये 12 है। कितना आ जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये एक्सएल एक्सी माइनस ऑफ एक्सएल हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, और ये 4। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जेड विच इज रूट अंडर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर, कितना आया 5। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। और डेल्टा कितना हाँ निकल के आ जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 37 डिग्री, 70। हाँ है ना। अब ये हमें आई नॉट दे रखा है,
सो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। जेड। वी नॉट आई नॉट का वैल्यू 5 है, जेड का वैल्यू 5, ये हो जाएगा 25 वोल्ट। अब पुट कर लो सिंपल सा, डेट वी सोर्स के क्रॉस विल बी इक्वल टू वी नॉट एस साइन ऑफ ओमेगा टी, जो भी है अंदर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 है, ये फेस है, उसमें मुझे डेल्टा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस पाई बाई 6। और कुछ इस तरीके से आया, करंट ऑलवेज इस तरफ होगा और सोर्स जो है जेड की तरफ होता है। तो अब तुम बता लो, मेरे पास करंट गिवन है, मुझे जेड एस के पास जाना, सोर्स के पास जाना, पोटेंशियल के पास, तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ तो हाँ हाँ। माइनस ऑफ 3070, 70। और इसका वैल्यू पता है, हम लोग पुट कर सकते हैं, ये आ गया आंसर। दूसरा निकला हुआ है इंडक्टर के क्रॉस एल, तो एल हमारा किस जगह पे, ये है एल। तो करंट जो भी दिया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में करंट का होता है, जो भी दिया हुआ है उसमें पाई बाई 2 ऐड कर लेना। सो पी नॉट एल हाँ सर। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ये करंट का था, उसमें पाई बाई 2 ऐड कर लेना। और वी नॉट एल हाँ कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट का वैल्यू कितना है 2, और एक्सएल का वैल्यू कितना है 9 है ना, 18। 18 वोल्ट आ जाएगा। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। एक चीज़ है इसमें थोड़ा बताना था मुझे, अगर मैं कैपेसिटर के क्रॉस पीक पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट का वैल्यू कितना है 5, एक्स सी का वैल्यू कितना है, बोलो 12। कितना आ 12, गया, कितना आ गया 12 इंटू 5, 60। 60 वोल्ट। सोर्स का जो पीक पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है डेट इज 25 वोल्ट। हाँ या ना, सोर्स के क्रॉस मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट मिल सकता है, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का मिल रहा है। पॉसिबल है क्या, कुछ गलती क्या हम लोगों ने, क्या पॉसिबल है या नहीं? मेरी बात समझ में आई ना? सोर्स का पीक पोटेंशियल डिफरेंस, पीक वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट, अभी हम लोगों ने निकाला आई इंटू जेड करके। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस पीक वोल्टेज 60 वोल्ट हो जा रहा है, सोर्स ने जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा पीक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अरे बोलो, बातें समझ में आई क्या? बातें समझ में आई क्या? हाँ yes। तो ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे इंडक्टर भी लगा हुआ है, इसके प्रेजेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस इसी के कारण से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एक इंडक्टर है और ये भी एनर्जी सप्लाई कर सकता है, ये भी करंट को फ्लो करा सकता है। बात क्लियर है क्या? तो ये भी क्या करेगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा सकता है इसके क्रॉस। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस ज़्यादा है तो सोर्स के क्रॉस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या फिर सोर्स के क्रॉस कुछ भी गिवन है मैक्सिमम, तो उसके कैपेसिटर या इंडक्टर के क्रॉस ज़्यादा या कम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर एक्सएल का वैल्यू इस बार 12 ले लेता और रेजिस्टेंस उतना ही रखता है, लेकिन एक्ससी का वैल्यू ले लेता मैं 9, तो क्या इसके क्रॉस 60 वोल्ट आ जाता है? बिल्कुल हाँ। अरे आई नॉट तो 5 होगा ना, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, देखो इसी केस में आ रहा है। तो ये 45 आ गया पीक वोल्टेज, और ये पीक वोल्टेज 45 वोल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या फिर हर एक टाइम पे पीक वोल्टेज उतना ही रहेगा, नहीं।
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेंगे, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन जो है वो इसके बराबर तो होना ही है, फेजर में इसके बराबर ही होना है। लेकिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा, तो हो सकता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में हो, बराबर है क्या? और इसके क्रॉस हाँ जब मैक्सिमम हो तो इसके क्रॉस नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। तो तीनों के क्रॉस एक ही टाइम पे पीक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। चलो अब इसके बारे में ज़्यादा ही मैंने बता दिया, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम ध्यान से सोचना समझना, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है, डेट इज रेजोनेंस। और चीज़ होता है डेट इज रेजोनेंस। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मुझे फिर पावर भी बताना है अभी, और पावर और रेजोनेंस एक साथ में बताना पड़ेगा। पावर आएगा, रेजोनेंस आएगा, और एक और चीज़ आता है इसमें, पावर फैक्टर, ठीक है? तो वो भी हम लोग आगे जा करके देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं, क्योंकि अभी 5-10 मिनट बचे हुए हैं, हो नहीं पाएगा आराम से। इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, और क्वेश्चंस वगैरह कर लेना जितने भी होमवर्क में मैं देता हूँ, दैट विल बी डीपीपी कर लेना नेक्स्ट, और एसी का सेक्शन बी और सी कंप्लीट कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।